नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी और इस बार बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान हो सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान बंद की गई वरिष्ठ नागरिकों की रेल किराया रियायत को एक बार फिर से बहाल किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस सुविधा को दोबारा शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच उच्च स्तरीय चर्चा हो चुकी है। बढ़ती महंगाई और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए सरकार राहत देने के पक्ष में दिखाई दे रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा कर सकती हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बार संतुलित रुख अपनाते हुए छूट को कुछ श्रेणियों जैसे स्लीपर और थर्ड एसी तक सीमित रख सकती है। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे लंबे समय से सामाजिक कल्याण के तहत वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देता रहा है और महामारी से पहले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को 40% और 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को 50% तक की रियायत मिलती थी। तो ये सुविधा स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी तक लागू थी। कोविड के दौरान रेलवे को हुए भारी वित्तीय नुकसान के चलते ये रियायत बंद कर दी गई थी। आंकड़ों के अनुसार इससे रेलवे पर सालाना करीब 1600 से 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हालांकि यात्री संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की लगातार मांग के बाद अब सरकार इसे फिर से लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे करोड़ों बुजुर्ग यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन्स को दे सकती हैं। तो बड़ा फैसला यहाँ पर बुजुर्ग यात्रियों के लिए लिया जा सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी हो सकती है। रेल टिकट में फिर से बुजुर्गों को छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 तारीख को बजट पेश करेंगी और इस बजट में सीनियर सिटीजन्स को एक बड़ी खुशखबरी मिलने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, इस बार के बजट में सीनियर सिटीजन्स को एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। कोविड-19 के मद्देनज़र जो रियायत यहाँ पर कैंसिल कर दी गई थी उसे एक बार पुनः बहाल करने की योजना पर सरकार की सहमति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, कदम बेहतरीन है और जितने भी सीनियर सिटीजन हैं और जितने विडो हैं और जिस तरीके से जो जिनका कोई कमाने का कोई साधन नहीं है, इनकम कोई नहीं है, अगर उस कैटेगरी में सबको अगर लिया जाता तो और बढ़िया रहता। लेकिन बहरहाल ये ड्राफ्ट जो बनाया गया है इसमें सभी सिटीजन्स को लिया गया है। ये लगभग ये 2004 से योजना चलती आई है। कोविड के समय सरकार को अपना बजट कम करना था और न सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए, बाकी कई जगह चाहे नरेगा का हो, कई ऐसे योजना थी, उनमें से भी बजट को कम करा गया था। लेकिन ठीक है, उसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है और सरकार को भी ये लग रहा है कि नहीं, ये चीजें जो रुकी हैं वो सही नहीं है और वो कहते दे रहा है दुरुस्त है, सही फैसला है। बिल्कुल। और रमेश जी, अगर बात की जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो वित्तीय बोझ है वो भी सरकार पर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। 1800 लेकर 2000 करोड़ तक का जो वित्तीय बोझ है वो सरकार पर अतिरिक्त पड़ेगा और यही वजह है कि कोविड-19 के समय में इस बहाली को रोका गया था और अब इस पर एक बार फिर पुनः विचार यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है और स्वास्थ्य को लेकर जो बुजुर्गों पर खर्चा होता है उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है शायद। नहीं, इसमें देखो दो चीजें हैं। पहली तो ये है, इसको कोई एक्स्ट्रा जैसे आपने बताया भार पड़ेगा, मैं समझता नहीं, वैसे तो इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि भार पड़ेगा। अब वो इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ, इसके सामने कुछ ये योजनाएं थी जो 2015-14 में योजनाएं चली थी, आपको पता हो, नमामि गंगे, गंगा को साफ करने का जी। गंगा साफ नहीं हो पाई 2 सालों में, पता चला वो पैसा सारा का सारा बचा रहा, उसको लैप्स करना पड़ा। वो पैसा सरकार के पास दोबारा से चला गया। अब इसमें अब आप 2016 से लेके 2024 तक पिछले बजट की अब अगर मैं बात करूं तो नरेगा के हर बार बजट को कुछ ना कुछ % को काटा गया है, वहां से बचाया गया है। और उसके बाद में रेवेन्यू की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, आबकारी हो गया और दूसरा आपका ईंधन, जो पेट्रोल वगैरह जो बिक्री होती है पर डे, जितनी गाड़ियां बिक्री हो रही है, जितना पेट्रोल खर्च हो रहा है, अब एक पेट्रोल की एक लीटर की कीमत
25 से लेके 29 रुपए है, जो आपको हमें 95 से 97 रुपए पड़ती है, जिसमें लगभग 80% उसमें जो है विथ जीएसटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और बाकी का स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता। तो कुल मिला के रेवेन्यू जितना सरकार कमा रही है, खजाना भरा हुआ, खजाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए अतिरिक्त भार तो नहीं है। ये योजना तो पहले से चल रही थी। अब ये देखना ये होगा कि उस रियायत में कुछ और रिवाइव किया गया, कुछ बढ़ाया गया। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ेगा तो और बुजुर्गों के लिए सही रहेगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बजट से इस बार सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना काल में जिस बहाली को सरकार ने रोक दिया था, एक बार पुनः उसे शुरू करने की कवायद तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े एक बेहद अहम मुद्दे पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि स्कूलों में शौचालय, साफ सफाई और सैनिटरी नैपकिन जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी लड़कियों के शिक्षा के अधिकार, समानता के अधिकार और स्वास्थ्य के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा है कि मासिक धर्म स्वच्छता तक पहुंच न होना न केवल लड़कियों की गरिमा और निजता को प्रभावित करता है, बल्कि इसके कारण वो स्कूल छोड़ने या बार बार अनुपस्थित रहने को मजबूर होती हैं। कोर्ट ने माना है कि यह स्थिति लड़कियों की पढ़ाई में एक बड़ी बाधा है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मल्टीप्लायर राइट है जो अन्य सभी मानवाधिकारों को प्रभावी बनाता है और ये जीवन एवं मानवीय गरिमा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य जीवन और स्वस्थ के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है और हर लड़की को सुरक्षित व स्वस्थ मासिक धर्म प्रबंधन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी सरकारी व निजी स्कूलों में जेंडर सेग्रीगेटेड शौचालय, स्वच्छ पानी, साबुन सहित कार्यशील हैंड वॉश सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मानकों के अनुरूप ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में दिए जाएं और स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM कॉर्नर बनाए जाएं। कहा कि शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना केवल सरकार की नहीं बल्कि निजी स्कूलों की भी जिम्मेदारी है। यह फैसला मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता जया ठाकुर की तरफ से दायर जनहित याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाएं कोई नीति नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। वहीं असम विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर असम दौरे पर हैं। उन्होंने डिब्रूगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित एट होम रिसेप्शन में राहुल गांधी को राष्ट्रपति का दिया पटका न पहनने के लिए भी घेरा। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने असमिया गमछा धारण नहीं किया। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता पर असमिया संस्कृति के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पूछता हूं कि कांग्रेस ने असम को बंदूकें, गोलियां, संघर्ष और मौतों के अलावा क्या दिया है। अमित शाह ने कहा कि हमने कांग्रेस सरकारों को देखा है जहां कई घोषणाएं घोषणा मात्र ही रह गई। उन्होंने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह घोषणा की और आज 250 एकड़ में फैले असम के दूसरे विधानसभा परिसर की आधारशिला रखी गई है। बापू ने पूरे देश को आंदोलित कर हमें स्वराज दिलाया था। आज मैं पुण्यात्मा महात्मा गांधी जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज यहां पर लगभग 825 करोड़ की लागत से 5 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले मैं आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा को डिब्रूगढ़ की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बापू। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 78वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर शत नमन किया। उन्होंने लिखा कि पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व
देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। राहुल गांधी ने लिखा कि राष्ट्रपिता ने हमें मूल मंत्र दिया है कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। वो सोच जिसे कभी एक साम्राज्य ने, कभी एक नफरत की विचारधारा ने और कभी अहंकारी सत्ता ने मिटाने की असफल कोशिश की, मगर राष्ट्रपिता ने हमें आज़ादी के साथ ये मूल मंत्र दिया कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है, हिंसा और भय से बड़े अहिंसा और साहस है। ये सोच मिट नहीं सकती क्योंकि गांधी भारत की आत्मा में अमर है। बापू को उनके शहीदी दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनका पद पत्नी को दिए जाने, एनसीपी के दोनों गुट के विलय और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन्हीं मांगों को लेकर आज एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इनमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल रहे। तो मीटिंग आधे घंटे तक चली और महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के पास फाइनेंस, एक्साइज और स्पोर्ट डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चा चल रही है कि इन डिपार्टमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन किसे दिया जाए और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किससे दी जाए। वहीं ये दावा भी किया जा रहा है कि अजीत पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। अजीत पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। वो जिला परिषद चुनाव के लिए रैली को संबोधित करने जा रहे थे। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए सेना का अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने बर्फ से ढके चतरू इलाके में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज कर दिया है ताकि जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में छिपे जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों के समूह का पता लगाकर उन्हें खत्म किया जा सके। उन्होंने बताया कि चल रहे ऑपरेशन के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इसके दुरुपयोग से बचने के लिए सिंहपुरा, च्विंगम और चतरू को कवर करने वाले 6 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। किश्तवाड़ जिले के 3 इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G की इंटरनेट डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। तो किश्तवाड़ के 3 इलाकों में इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। तो किश्तवाड़ में जैश मोहम्मद के 3 आतंकी छिपे होने के पुख्ता सबूत यहां पर मिले हैं और उसी के चलते सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बता दें कि इन तीनों आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। किश्तवाड़ के 3 इलाकों में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बल एक्टिव मोड में है और लगातार इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ ही अब ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनाया है। जस्टिस समित गोपाल की बेंच ने इरफान सोलंकी की याचिका पर निर्णय दिया। इससे पहले 12 जनवरी को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की थी। उनका तर्क था कि उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मामला निराधार है, इसलिए ट्रायल की कार्यवाही समाप्त की जाए। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया। वहीं केंद्र सरकार ने एंड्रॉयड यूजर्स को निशाना बनाने वाले ऐप विंगो के जरिए चल रहे साइबर फ्रॉड नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। यह ऐप बिना यूजर्स की जानकारी के फ़ोन से धोखाधड़ी वाले SMS भेज रहा था, जिसके बाद सरकार ने इस ऐप के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे जुड़े ऑनलाइन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। तो एंड्रॉयड यूजर्स को भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उन्हें इस स्कैम से सावधान रहने की सलाह दी गई है। इस ऐप को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशनल सेंटर ने स्कैम इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अधिकारियों ने बताया कि ऐप यूजर्स को जल्दी पैसे कमाने के लालच देता था, जबकि चुपके से उनके डिवाइस और पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल करता था। इस कार्रवाई के तहत विंगो ऐप से जुड़े कमांड और कंट्रोल सर्वर को जियो ब्लॉक कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, अधिकारियों ने बताया कि विंगो से जुड़े 4 टेलीग्राम चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया, जिनमें कुल 1.53 लाख यूजर्स थे और यूट्यूब से 53 से ज़्यादा वीडियोज़ को हटाया गया है। अधिकारियों के अनुसार ऐप ने यूजर्स को कम समय में जल्दी कमाई और ज़्यादा रिटर्न्स का भरोसा दिलाकर लुभाया,
यूज़र से छोटे मोटे काम पूरे करने या इन्वेस्टमेंट करने के बहाने पैसे जमा करने के लिए कहा जाता था, जिसके बाद ऐप बंद हो जाता था या यूज़र का अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता था। सुरक्षित बैंकिंग चैनल के बजाय पेमेंट यूपीआई या पर्सनल वॉलेट के जरिए किए जा रहे थे, जिससे ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना मुश्किल हो गया था। ऐप कॉन्टेक्ट्स, गैलरी और लोकेशन डेटा का एक्सेस भी मांग रहा था, जिससे पर्सनल डेटा चोरी होने का गंभीर खतरा बना हुआ था। वहीं कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विमान में बम होने की लिखित धमकी मिली। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। दरअसल कुवैत से दिल्ली आ रही इंडिगो फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों और एयरपोर्ट स्टाफ ने विमान की पूरी तरह से तलाशी ली। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि विमान में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एक एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि विमान को 180 यात्रियों के साथ सुरक्षित उतार लिया गया। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार फ्लाइट को एहतियात के तौर पर अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया, जब एक यात्री को कागज के एक टुकड़े पर हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला, जिसमें विमान के अंदर बम होने का दावा किया गया था। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के एक कथित बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संबल से जुड़े सांसद के पिता मल्लुकुर रहमान ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे बयान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सोच और मानसिकता को दिखाते हैं। उनका कहना है कि इस तरह की बातें मुस्लिम समुदाय के प्रति नकारात्मक संदेश देती हैं और समाज में दूरी बढ़ाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बनाते हैं और ये संकेत देते हैं कि मुसलमानों पर दबाव बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि असम में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की बातें सामने आ रही हैं, जो गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे पर विपक्षी दल भी खुलकर सामने आए हैं। कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए कड़ी टिप्पणी की है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में मल्लुकुर रहमान ने कहा कि देश को बांटने वाली भाषा और सोच लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमान इसी देश के नागरिक हैं, यही रहेंगे और अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल भी करते रहेंगे। भारत सभी धर्मों और समुदाय का साझा देश है, जिसकी आज़ादी में हर वर्ग ने योगदान दिया है। वहीं AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के उस बयान पर भी उन्होंने अपनी राय दी, जिसमें रिक्शा चालकों को तय किराए से 1 रुपये अधिक देने की बात कही गई थी। इस उनकी जहनियत का पता लगता है कि वो उन्हें मुसलमानों से कितनी ज़्यादा नफरत है। और उनका बयान भी है कि मुसलमानों को सताओ और इन्हें इस बात पर मजबूर कर दो कि यहाँ से मतलब ये है हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। और लाखों लोगों के वोट जो लिस्ट में से इन्होंने गायब कर दिए हैं, काट दिए हैं वहाँ पर। विपक्ष भी इस पर जमकर हमला बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये हिंदू जिन्ना है। किस तरह देखते हैं इसे? मतलब ये है, अब बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अब ये जो है मतलब ये देश का एक बंटवारा करने की जैसी इनका बयान है और इनकी जहनियत है। हम मुसलमान, हम बांग्लादेश में, और इनका कहना कि यहाँ के मुसलमानों को बांग्लादेश में जाकर वोट डालना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम बांग्लादेश क्यों जाएंगे? हम तो हिंदुस्तान में वोट डालेंगे। भाई ये हिंदुस्तान उनके बाप का थोड़ी है। हिंदुस्तान हमारा भी है, हिंदुओं का भी है और मैं सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है। सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान की आज़ादी की। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बिरला और रुइया छात्रावासों में छात्रों के गुटों के बीच फिर से हिंसक संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और पथराव भी हुआ, जिससे 4 छात्र घायल हो गए। तनाव को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में BHU के प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मी बिरला छात्रावास में तलाशी अभियान चला रहे हैं। जानकारी के अनुसार ये झड़प पुराने विवाद से जुड़ी हुई है, जिसमें कुछ छात्रावास में अवैध रूप से कब्जा जमाने और बाहरी छात्रों के प्रवेश का आरोप है। दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मौके पर DCP काशी जोन, ADCP T सरवन सहित आसपास के आधा दर्जन थानों की पुलिस, PSC और BHU सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। विश्वविद्यालय परिसर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और कुलपति आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। परिसर में फिलहाल तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन छात्रों को शांत कराने में जुटा हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।